सो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ मिथ सुपरमैन एंड घोस्ट राइडर की एक ऑसम और सबसे पहली मूवी लेके। इस चैनल को अभी तक आपने सपोर्ट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें, सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो कार्टून वर्ल्ड नाम की मेरी सेकंड चैनल पे आने वाला है। प्लीज़ उस चैनल को भी जाके सपोर्ट कीजिए और उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। उस चैनल पे जाके चेकआउट करिएगा जिससे आपको परमानेंट घोस्ट राइडर का सेकंड पार्ट मिल सके। लेट्स गो टू इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हज़ारों साल पहले बर्ड प्लेनेट, ये उस समय की बात है जब कोई भी बर्डमैन सेट का आविष्कार नहीं हुआ था, ना ही कोई भी बर्डमैन सेट का आविष्कार हुआ। ये तब की बात है जब मोमोस इस यूनिवर्स पे राज कर रहा था। ये तब की बात है जब बर्ड प्लेनेट के लोग और यूनिवर्स के लोग सारे लोग तकलीफ़ में थे। ये तब की बात है जब लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। ये तब की बात है जब ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल बीइंग्स रहते थे, जिसमें बहुत सारे डेमन्स भी थे और कुछ अच्छे इंसान और कुछ अच्छे बीइंग्स भी थे, एलियंस भी थे। ये तब की बात है हज़ारों साल पहले बर्ड प्लेनेट की। ये सुनहरी कहानी है। कहानी देखते हैं हम कहानी में देखते हैं कि मोमोस, जो कि ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा खतरनाक डेमन था, जिसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। उसे देखने पर ही लोगों की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती थी। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि किसी भी प्लेनेट को वो आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसने बहुत सारी गैलेक्सी को तबाह किया था। उसने बहुत सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय किया था और सभी लोगों को उसका गुलाम बनाया था। यह तब की बात है जब बर्ड प्लेनेट के लोग मोमोस की गुलामी कर रहे थे। मोमोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। मोमोस के नीचे दो पावरफुल बीइंग्स रहते थे। उन पावरफुल बीइंग का नाम था सैम और कैम। सैम और कैम नाम के दो पावरफुल डेमन्स थे, मतलब कि उनके पावरफुल दो बेटे थे, सैम और कैम करके। सैम जो था वो ज़्यादा पावरफुल था कैम के मुकाबले, लेकिन कैम भी कुछ कम नहीं था। वो दोनों भाई बहुत ही प्यार से रहते थे, लेकिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा तड़पाते थे और परेशान करते थे वो दोनों भाई। और उनके नीचे उनके 5 सोल्जर्स रहते थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। 3 टाइप में डिवाइड किए गए थे, रेड सोल्जर्स, ब्लैक सोल्जर्स एंड येलो सोल्जर्स। जो ब्लैक सोल्जर्स थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल सोल्जर्स थे। अगर किसी भी गैलेक्टिक लेवल तक की बात हो, यूनिवर्सल लेवल तक की बात हो, तो उन सोल्जर्स को भेजा जाता था, मतलब कि ब्लैक सोल्जर्स, जिसके अंदर कम से कम 5 मेंबर्स थे, और येलो सोल्जर्स जिसके अंदर कम से कम 3 सोल्जर्स थे। उन्हें अगर किसी प्लेनेट, मतलब कि किसी प्लेनेट को तबाह करना होता तो सिर्फ उन तीनों सोल्जर्स को भेजा जाता था। और जो वाइट सोल्जर्स थे, मतलब कि रेड सोल्जर्स थे, वो रेड सोल्जर्स तो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। अगर किसी ज़्यादा बड़ी हमले की बात हो और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि स्पेसशिप, और बहुत ही ज़्यादा अगर दुश्मन की आर्मी बड़ी हो, मतलब कि दुश्मन का सैन्य बड़ा हो,
तब उनको भेजा जाता था। उनके टीम में 4 सोल्जर्स थे, मतलब कि 4 मेंबर थे। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। उनका सेनापति भी था, जो कि उनके अंदर 2 सेनापति, मतलब कि 3 सेनापति थे। एक जो सेनापति था वो मतलब कि जो मोमोस जहाँ पे रहता था, जिस प्लेनेट पे रहता था और जिस गैलेक्सी पे रहता था, वहाँ का सब कुछ हैंडल करता था। और जो दूसरा सेनापति था वो अपने आर्मी को कमांड देता था, लड़ाई के लिए तैयार करवा रहा था और वो सब कुछ उस आर्मी के लिए देखता था। लेकिन मोमोस के मतलब कि जो प्लेनेट पे वो सब कुछ हैंडल करता था सारी आर्मी को, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल ये था कि जो सारी आर्मी को कंट्रोल करता था। अगर किसी को वॉर के लिए भेजना हो, किसी भी मतलब कि डेमन को भेजना हो, कौन सी आर्मी तैयार करनी हो, वो उसके लिए मतलब कि बनाया गया था। और जो तीसरा सोल्जर्स था वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट सोल्जर था। पूरी की पूरी स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, पूरे के पूरे युद्ध में कैसे लड़ाई लड़ते हैं, वो सब कुछ वही हैंडल करता था। मतलब कि उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं था सेनापति में। मतलब कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल सेनापति था। वो पूरे यूनिवर्स की आर्मी को कंट्रोल करता था, ना कि सिर्फ गैलेक्टिक लेवल तक की, बल्कि यूनिवर्सल लेवल तक की आर्मी को कंट्रोल करता था। जिस गैलेक्सी में हज़ारों सौरमंडल, मतलब कि खरबों खरबों सौरमंडल होते हैं, वैसे ही हज़ारों खरबों गैलेक्सी का यूनिवर्स वो कंट्रोल करता था। मतलब कि वो पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी नहीं, मतलब कि जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स, उसे वो कंट्रोल करता था। और उसके नीचे भी थे, मतलब कि उसके नीचे भी 3 टाइप के मतलब कि आर्मी थी। एक ब्लैक आर्मी, रेड आर्मी एंड येलो आर्मी। मैंने उन तीनों सोल्जर्स के बारे में बताया होगा। सोल्जर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, सेनापति से भी ज़्यादा, लेकिन ये आर्मी है। और उस 3 आर्मी के नीचे, मतलब कि ये जो 3 आर्मी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाली आर्मी है। और उस आर्मी के नीचे भी वाइट आर्मी एंड ब्लैक, मतलब कि वाइट आर्मी एंड ग्रे आर्मी थी, मतलब ग्रीन आर्मी थी। कलर के नाम दिए मैंने वैसे तो, बट आप समझ जाना। वाइट आर्मी और ग्रीन आर्मी थी, जो कि उन 3 आर्मी से थोड़ी कमज़ोर थी, बट नॉर्मली चल जाती थी। और उसके नीचे जो आर्मी थी वो थी गैलेक्टिक लेवल तक की आर्मी, जिसे कहते हैं ज़ॉम आर्मी। ज़ॉम आर्मी तो वैसे तो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, बट कोई कमज़ोर प्लेनेट पे उसे भेजा जाता था। और उससे नीचे नॉर्मल आर्मी थी, मतलब कि हम उसका कोई नाम नहीं है, बट नॉर्मल आर्मी थी। वो जो नॉर्मल आर्मी थी ना, वो सबसे पहले भेजी जाती थी। और आप सोच ही सकते हो मोमोस कितना ज़्यादा पावरफुल था। और साथ ही साथ मोमोस का भाई ट्रोमोस, वो तो उसके लेवल का ही पावरफुल था। वो दोनों भाई इतने पावरफुल और इतने स्मार्ट तरीके से सारी रणनीति को, मतलब कि जो स्ट्रेटजी है, मतलब कि वॉर की स्ट्रेटजी है, उसे इतनी अच्छी तरह से मतलब कि वो लोग खेल के जो लड़ाई लड़ते थे ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डीमंस थे वो दोनों भाई। और उन दोनों के बच्चे ही थे, सैम और कैम। जो सैम था वो मोमोस का मतलब कि बेटा था, और जो कैम था वो ट्रोमोस का बेटा था। दोनों ही भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल्स थे, और उनकी कोई बहन नहीं थी और उनका कोई और भाई नहीं था, वो दोनों ही थे। और बर्ड प्लेनेट पे हम देखते हैं पहली सूरज की किरण जब बर्ड प्लेनेट पे गिरती है, तब बर्ड प्लेनेट पे एक बच्चा, जिसने सभी मतलब कि इस बर्ड प्लेनेट के जो बेहतरीन सोल्जर्स थे उनको हरा दिया था। और वो बच्चा था, आप सोचिए कि वो बच्चा कौन होगा। वो बच्चा था सैरियल। उसका नाम था सैरियल। और मैंने आपको पहले बताया नहीं था कि जो मोमोस के जो घर, मतलब कि जो प्लेनेट पे हैंडल करने वाला जो सेनापति था ना, उसको हम नंबर 1 देंगे। और जो आर्मी को कंट्रोल करने वाला था ना, उसे हम नंबर 2 देंगे। और जो स्ट्रेटजी बनाता था ना, उसे हम नंबर 3 देंगे।
सो और जो नॉर्मल आर्मी थी ना, मतलब कि जो नॉर्मल आर्मी, आपको उसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। सो उसके अंदर मैं बता दूं कि जो नॉर्मल आर्मी थी ना, नॉर्मल आर्मी, वो जो आर्मी थी ना, मतलब कि किसी और प्लेनेट को मतलब कि कब्ज़ा करके, किसी और प्लेनेट, किसी और गैलेक्सी पे अटैक करके, कब्जा करके, वहाँ की जो आर्मी कलेक्ट की थी ना, वो सारी आर्मी को कलेक्ट करके, मतलब कि बहुत सारी प्लेनेट और गैलेक्सी की आर्मी कलेक्ट करके नॉर्मल आर्मी बनाई थी। वो सारी नॉर्मल आर्मी थी, मतलब कि ह्यूमंस भी थे, एलियंस भी थे, कुछ रोबोट्स भी थे, ऐसे सब कुछ था। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं थी, लेकिन आप समझ ही सकते हो, मैंने ह्यूमन का नाम दे दिया। सो मैं ज़्यादा बकवास ना करता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सो जो सीरियल था ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बच्चा था। उसने खेल खेल में ही बर्ड प्लेनेट के पावरफुल से पावरफुल सोल्जर को हरा दिया था। असल में क्या हुआ था कि जो बर्ड प्लेनेट है ना, बर्ड प्लेनेट, वो बर्ड प्लेनेट पे मतलब कि एक कंपटीशन रखा गया था, जिसके अंदर जीतने वाले को बहुत ही बड़ा प्राइज़ दिया जाएगा, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा लड़ाई के लिए तैयार करने थे सैनिक को। वैसे भी बर्ड प्लेनेट वाले किसी भी मतलब कि आर्मी को मतलब कि जीत नहीं सकते थे किसी भी आर्मी के सामने। लेकिन मैं यहाँ पे मोमोस की आर्मी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोमोस की आर्मी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए मोमोस की आर्मी के सामने जीत तो नहीं पाते, लेकिन जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनका ये मानना ये था कि हम कभी भी लड़े भी ना, हारेंगे नहीं, भले मर जाएंगे, लेकिन हम अपने बर्ड प्लेनेट के लिए लड़ेंगे ज़रूर। लेकिन यही उनकी मतलब कि जो थी ना, वो मतलब कि उनकी यही स्ट्रेटजी थी, और इस स्ट्रेटजी से वो लोग बर्ड प्लेनेट की आर्मी कलेक्ट कर रहे थे, और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे प्लेनेट को कलेक्ट किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लेनेट को कलेक्ट किया था, स्टार प्लेनेट, मेगाडोपिया, ऐसे बहुत ही ज़्यादा गैलेक्सी और प्लेनेट को कलेक्ट किया था, और उनकी आर्मी को वो इकट्ठा कर रहे थे, मतलब कि जमा कर रहे थे, जिससे कि एक बहुत ही बड़ी आर्मी बनाई जा सके, कि जिससे मोमोस की आर्मी से लड़ सके हम लोग। कभी ना कभी तो हमें अब आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम दबी आवाज़ में उसकी गुलामी करने से अच्छा कि हम लड़ाई लड़ के मर जाए, लेकिन हम लड़े बिना हारेंगे नहीं। और इसीलिए उन्होंने ये कंपटीशन रखा था। और कंपटीशन से पहले सीरियल के दोस्त जो थे ना, वो सीरियल को मतलब कि सीरियल की पावर के बारे में उनको कोई पता नहीं था कि सीरियल को इतनी पावर कहाँ से मिले, मतलब कि सीरियल के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था कि सीरियल के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल पावर है। वो लोग सीरियल का मजाक उड़ा रहे थे। वो लोग इतना ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं ना सीरियल का, जैसे कि मित्सु को स्कूल में कबाओ साबू वैसे सब लोग परेशान करते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे सीरियल को लोग परेशान करते थे और कहते थे कि तुम तो इस कंपटीशन में आओ ही मत, क्योंकि तुम तो कंपटीशन में आने से पहले ही तुम तो फुस हो जाओगे, कहीं गिर ना जाओ कंपटीशन में सबके बीच में, कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन सीरियल इस बात को इग्नोर करता है और वो कंपटीशन के लिए चुना जाता है। वो धीरे धीरे इस करके सभी मतलब कि चैलेंजेस कंप्लीट करता है, और वो लड़ाई तो लड़ता है नॉर्मल बच्चों के साथ, लेकिन वो नॉर्मली लड़ता है सभी बच्चों के साथ, मतलब कि लड़ता है, और वो मार भी खाता है, लड़ता भी, लेकिन कैसे भी करके वो फाइनल्स तक पहुंच जाता है। उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं कि वो फाइनल्स तक कैसे पहुंचा। लेकिन जब वो फाइनल्स तक पहुंचता है, तब ऐसा पता नहीं क्या चमत्कार हो जाता है, उसकी पावर जैसे कि मानो कि अपने आप अनलॉक हो जाती है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि जैसे कि मानो कि पता नहीं कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन चुका है, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था कि मत पूछो बात, और सभी के सभी सोल्जर्स को वो एक ही वार में हरा देता। वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था कि उसकी पावर से तो वो जो पहाड़ था ना बर्ड प्लेनेट का, वो पहाड़ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था ना, उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स भी थी, जो कि बर्ड प्लेनेट के सभी इन लोगों के पास थी, लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स थी ना कि उसने अपनी पावर्स से पूरा का पूरा जो मतलब कि पहाड़ था ना, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके पास एक स्वॉर्ड आती है, जो कि बर्ड प्लेनेट की बहुत ही पुरानी स्वॉर्ड थी। उस स्वॉर्ड का एक राज जुड़ा हुआ है, उसका एक रहस्य है। उस स्वॉर्ड का एक रहस्य है कि उस स्वॉर्ड के अंदर लोग मानते हैं कि बर्ड प्लेनेट के पूर्वज और बर्ड प्लेनेट के शाहरुखों की आत्मा है। उस स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि
उस स्वॉर्ड को, वो स्वॉर्ड अपने आप अपने मालिक को चुनती है और उसने अपने मालिक को चुना तो फिर वो स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और वो स्वॉर्ड सीधा जाके शाहरुखों के हाथ में आ जाती है और शाहरुख उस स्वॉर्ड को आराम से हैंडल कर सकता था और सभी लोग ये देख के चौंक जाते हैं और ख़ास करके तो शाहरुख मतलब कि सीरियल के जो दोस्त होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि यार उस स्वॉर्ड के अंदर शाहरुखों की स्पिरिट है और बर्ड प्लैनेट के पूर्वजों के स्पिरिट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उस स्वॉर्ड को बनाती है और बर्ड प्लैनेट को एक जीतने का सहारा मिल चुका था कि हम मोमोस के खिलाफ जीत सकते हैं, हम मोमोस को हरा सकते हैं इस स्वॉर्ड की मदद से क्योंकि वो सीरियल की पावर्स को जान चुके थे इसलिए। और हम कहानी को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने डॉक्टर स्ट्रेंथ को भी ऐड किया है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंथ को और किसी को भी ऐड नहीं किया है। ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग खुश थे और सीरियल के जो दोस्त थे ना वो सीरियल के पास आके बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं, सीरियल से बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं सीरियल के साथ जो कि पहले कभी नहीं आते थे। और बर्ड प्लैनेट के जो चीफ थे ना उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि सारे प्लैनेट्स के लोग और सारे प्लैनेट मतलब कि वासी और बहुत सारे मतलब कि स्टार प्लैनेट, मेगाटोपिया, टॉमस मतलब कि थैन प्लैनेट जैसे बहुत सारे प्लैनेट थे और उन सारी आर्मी को कलेक्ट करने के लिए और वॉर के वो दिन भी बहुत ही ज़्यादा करीब थे और वॉर के दिन भी दे दिए थे। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मोमोस होते हैं और ट्रोमोस होते हैं वो दोनों भाई आप साथ में बैठ के मतलब कि बैठ के बातें कर रहे होते और मोमोस कहता है कि वो बर्ड प्लैनेट वाले और बाकी के प्लैनेट वाले मेरे क्या उखाड़ लेंगे, वो सब लोग मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं। और वॉर के दिन नजीब थे और ये उस दिन का समय था जब वॉर स्टार्ट होने वाली थी, कुछ ही समय का फासला था और वॉर स्टार्ट होने वाली थी। सबके मुंह पे पसीना आ रहा था, सबके चेहरे से पसीना निकल रहा था कि अब क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता कि उनके साथ वॉर के समय क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा और वो सब कुछ सोच रहे होते हैं वो लोग और वॉर स्टार्ट हो जाती है। सो लेट्स गो टू वॉर। वॉर स्टार्ट होती है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होता है, यहाँ तक कि कुछ भी ज़्यादा बचता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेगाटोपिया और स्टार प्लेनेट तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ बर्ड प्लेनेट बचा था और उसके अंदर सीरियल जो था वो अपनी आर्मी और सभी आर्मी के साथ लड़ाई लड़ रहा था। सीरियल ने सारे के सारे नॉर्मल आर्मी मतलब कि नॉर्मल आर्मी जो होती है ना उसे हरा दिया था। फिर उनसे ऊपर की आर्मी मतलब कि थॉमस आर्मी पर उसके ऊपर भी सारी के सारी आर्मी को उसने हरा दिया था, किसी भी आर्मी को उसने नहीं छोड़ा था। और आखिर में खुद सेनापति आता है और सेनापति के आने के बाद वो उसे भी हरा देते, तीनों सेनापति सारे सोल्जर्स को वो हरा देता है। यहाँ तक कि वो किसी उन दो भाई जो थे ना सैम और कैम, उनसे लड़ने में सीरियल को थोड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि यार वो दोनों इतने ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है यार, मोमोस और टॉमस के बेटे हैं यार, वो इतने ज़्यादा कमज़ोर थोड़ी हो कि ना। वो दोनों उससे भी लड़ते हैं लेकिन वो दोनों भी उसके सामने टिक नहीं पाते क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड थी, फ्लैंटम स्वॉर्ड थी उसके पास, फ्लैंटम स्वॉर्ड। उस फ्लैंटम स्वॉर्ड की मदद से मोमोस थोड़ा डर जाता है लेकिन मोमोस वहाँ पे आता है और मोमोस के आने के बाद वो जो लड़ते हैं ना मोमोस और ट्रोमोस, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लड़ाई होती है। उसमें सीरियल ट्रोमोस को तो ख़त्म कर देता है लेकिन जो मोमोस होता है ना
उसे वो ख़त्म नहीं कर पाता। मोमोस अपनी पूरी पावर्स लगा देता है। ट्रोमोस के मरने के बाद ट्रोमोस की जो पावर्स थी ना, वो मोमोस के अंदर चली जाती है। मोमोस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था ना कि उसने उस स्वॉर्ड के अंदर, मतलब इतनी ज़्यादा आखिरी लड़ाई में उसने उस स्वॉर्ड के अंदर से वो जो थे ना, मतलब कि उस स्वॉर्ड के अंदर जो थी ना, मतलब उस स्वॉर्ड के अंदर की जो शाहरुख की स्पिरिट और बर्ड प्लेनेट की पूर्वजों की स्पिरिट को वो अलग कर देता है। और इसका अंदाज़ा तो किसी को भी नहीं था, और लेकिन वो अलग कर देता है और उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है। लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी के रिलीज़ होने के कारण वो किसी और रियालम में ही चला जाता है, वो किसी और ब्रह्मांड में चला जाता है। और जो शाहरुख की स्पिरिट और बर्ड प्लेनेट के पूर्वजों की स्पिरिट थी, वो सारी की सारी चली जाती है और शेरियल जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कि शेरियल मर जाता है। यार वो एक आम बच्चा है, आपको और हमको सबको पता है। उसके पास वो स्वॉर्ड और वो पावर्स आई थी, उसी के कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन वो पावर्स भी ख़त्म हो गई और वो स्वॉर्ड भी ख़त्म हो गई, इसलिए शेरियल एक आम इंसान बच गया, मतलब कि बन गया था। और शेरियल इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा पावर्स को झेल सके, इसलिए वो भी ख़त्म हो जाता है, शेरियल भी। और बर्ड प्लेनेट का ये पुराना और बहुत ही दर्दनाक इतिहास था। सो हम प्रेजेंट में देखते हैं, हज़ारों साल के बाद एक नया बर्ड प्लेनेट बना, जिसके अंदर परमैन सेट और बर्डमैन सेट का आविष्कार हुआ, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल परमैन सेट और बर्डमैन सेट बनाए गए थे। और एक और सेट था जो कि सबसे ख़ास सेट बनाया गया था। शाहरुख की स्पिरिट और जो पूर्वजों की स्पिरिट थी ना, मरने के बाद उन्होंने अपनी सारी पावर्स से एक पूरा का पूरा परमैन सेट बनाया था, जिसका नाम था गोल्डन सेट। उस गोल्डन सेट को बनाया था और उनकी स्पिरिट भी उसी के अंदर, मतलब कि चली गई थी, और उस गोल्डन सेट को बर्ड प्लेनेट को दे दिया था। और तब से लेके आज तक बर्ड प्लेनेट वाले उस गोल्डन सेट को संभाल के रखा है, और उस गोल्डन सेट के असली मालिक को ढूंढ रहे हैं वो लोग। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये तब की बात है जब बर्डमैन ने चारों परमैन्स को बनाया था। चारों परमैन एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और जो परमैन था ना, वो पाको के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। पाको और परमैन का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा आगे, मतलब कि नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका था। ये तब की बात है। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ कि जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। पता नहीं उन दोनों के प्यार को किसी की नज़र लग गई या क्या हुआ, लेकिन जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। सो हम देखते हैं कि जो परमैन और पाको पार्क में, मतलब कि एक जगह पे बैठे थे और वो दोनों बातें कर रहे थे। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो जो मोमोस था, वो जो दूसरे रियालम में चला गया था, उस रियालम में थोड़ी हलचल होने लगती है। रियालम के डिस्ट्रक्शन में बहुत ही ज़्यादा हलचल होने लगती है। टाइम और स्पेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है। और यहाँ तक कि जो टाइम होता है, मतलब कि यूनिवर्स से कनेक्ट हो जा, मतलब कि जो यूनिवर्स थे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि एक पोर्टल की तरह। वो रियालम में जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उस डिस्ट्रक्शन से इतनी ज़्यादा पावर्स कलेक्ट हुई, जिससे मोमोस दोबारा आ गया। और इस बार तो वो लौटा तो सही, लेकिन इस बार वो बन चुका था द पावर ऑफ मोमोस, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर थी। पहले मोमोस कितना ज़्यादा पावरफुल था वो तो सबको पता है, लेकिन इस बार उसकी पावर 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आप सोच ही सकते हो यार, 100 गुना ज़्यादा पावर्स बढ़ जाने के बाद वो यूनिवर्सल लेवल से भी बाहर मतलब कि यूनिवर्सल लेवल तक से भी बाहर निकल चुका था। मतलब कि उसकी पावर यूनिवर्स लेवल तक से भी बाहर की थी। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था
कि वो लिटरली कुछ भी कर सकता था। अपने सिर्फ एक हाथ की मदद से किसी भी गैलेक्सी को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता था। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मत पूछो बात, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन उसने अपने पावरफुल माइंड से, अपने पावरफुल दिमाग की मदद से सारी एनर्जी को कलेक्ट करके एक पूरी की पूरी जो उसके पहले आर्मीज थी वो सब कुछ बनाया, वो सब कुछ क्रिएट किया, मतलब कि वो सब कुछ बनाया, वो सब कुछ बनाया, वो सब कुछ किया। और वो मोमोस ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी तैयार कर ली थी। और उसके जो बेटे थे ना, दो, जो कि ख़त्म हो चुके थे, उन्हें भी वो वापस लेके आ चुका। और अपने भाई ट्रोमोस को भी वो वापस लेके आ चुका। और अब मोमोस ट्रोमोस से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था, क्योंकि उसके पास रियालम, मतलब कि जो किसी और रियालम में चला गया था ना वो, इसके कारण रियालम के डिस्ट्रक्शन के कारण वो पावर्स कलेक्ट, मतलब कि जमा होके मोमोस बना। और वो पावर्स इतनी ज़्यादा थी ना कि मोमोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका था, पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल। मैं ज़्यादा बकवास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग देखते हैं आगे किसी और रियलम में हम देखते हैं कि बाइक पे एक सवार, मतलब कि जलती हुई खोपड़ी वाला बाइक पे सवार जो आ रहा था, मतलब कि किसी डेमन को सजा देने के लिए। वो डेमन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन घोस्ट राइडर, जिसका नाम था घोस्ट राइडर, उस जलती हुई खोपड़ी वाले उस बीइंग का नाम था घोस्ट राइडर। उसने उस डेमन को ख़त्म कर दिया। उसने उस डेमन को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसका जो दूसरा डेमन था वो वहाँ से भाग गया। और वो रियलम के डिस्ट्रक्शन के कारण वो किसी और रियलम में चला गया। मैंने कहा था ना, रियलम के डिस्ट्रक्शन के कारण एक पोर्टल क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण वो किसी और रियलम में चला गया। और घोस्ट राइडर यानी जेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर, वो जेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर नहीं था, वो नॉर्मल बिल्कुल जॉनी ब्लेस कंट्रोल घोस्ट राइडर था। और सबको पता है कि जॉनी घोस्ट राइडर के पास ऐसी पावर्स है कि वो किसी भी रियलम में ट्रैवल कर सकता है। इसलिए वो अपनी बाइक से उसी रियलम में ट्रैवल करता है जिस रियलम में वो गया था, क्योंकि घोस्ट राइडर अपने अपोनेंट को कभी भी छोड़ता नहीं है, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। वो सिर्फ इनोसेंट को ही माफ़ करता है, इनोसेंट के अलावा पापी लोगों को वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता है। और हम दूसरे रियलम में देखते हैं कि घोस्ट राइडर किसी और रियलम में पहुंच जाता है, और वो जो डेमन था वो भी उस रियलम में पहुंच जाता है। और उसी रियलम में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि हम डॉक्टर स्ट्रेंथ को देखते हैं। वो जो डेमन था, जो दूसरा डेमन, वो डॉक्टर स्ट्रेंथ से, मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंथ को बहला फुसला के उसे अपनी बात में जकड़ लेता है और कहता है कि वो मुझे मारने आ रहा है, वो मुझे मारना चाहता है। और ऐसा कह के वो और भी झूठी कहानियाँ बनाने लगता है, क्योंकि उसने डॉक्टर स्ट्रेंथ की पावर को देखा था। उसके पास ऐसी पावर थी कि वो सामने वाले की पावर्स को देख सकता था, इसलिए उसने डॉक्टर स्ट्रेंथ की पावर को देखा था इसलिए। लेकिन वो घोस्ट राइडर की पावर को नहीं देख पाया था। लेकिन जब उसने घोस्ट राइडर ने एक डेमन को ख़त्म किया, तब उसे घोस्ट राइडर की पावर तक का अंदाज़ा हो चुका था कि घोस्ट राइडर कितना ज़्यादा पावरफुल है। और जो डॉक्टर स्ट्रेंथ था वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि परमानेंट पाको जा रहे होते और कहते हैं कि हम कल मिलेंगे, ऐसा कह के वो अपने घर जा रहे होते हैं। लेकिन परमैन को पहाड़ी पे कुछ चमक रहा होता है और परमैन सीधा वहाँ पे चला जाता है। और पहाड़ी पे जाने के बाद उसे एक ब्लू कलर की पोर्टल दिखती है।
ब्लू कलर की, जिसके अंदर जिसके अंदर ब्लैक होल था, मतलब कि पूरा का पूरा। मित्सो कहता है कि ये क्या है। मित्सो उसके थोड़े से ही पास जाता है तो मित्सो पूरा का पूरा उसके अंदर खींचा चला जाता है और मित्सो चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन मित्सो अपने आप को बचा नहीं पाता और वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। और वो जो पोर्टल था ना, वो सीधा उसी जगह पे खुलता है जहाँ पे घोस्ट राइडर और डॉक्टर स्ट्रेंथ थे। घोस्ट राइडर और डॉक्टर स्ट्रेंथ, फिर जो वहाँ पे जो घोस्ट राइडर पहुँच जाता है और कहता है कि तुम मरोगे। फिर जो वो डॉक्टर स्ट्रेंथ के पास आता है, मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंथ के पास नहीं आता घोस्ट राइडर सीधा का सीधा उसी को मारने जा रहा होता है, उस डेमन को। और जो होता है ना डॉक्टर स्ट्रेंथ, वो कहता है कि घोस्ट राइडर, मैं शायद तुम्हें जानता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। शायद मैंने तुम्हें देखा है। ओ तो तुम्हारी लड़ाई इसके साथ थी, सो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। डॉक्टर स्ट्रेंथ मना कर देता है उस डेमन को, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंथ घोस्ट राइडर को पहले ही जानता है, उसकी पावर्स और उसके बिहेवियर के बारे में। क्योंकि घोस्ट राइडर जो है ना, वो पूरी की पूरी एवेंजर्स से लड़ चुका है, जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंथ, थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर भी शामिल थे। वो पूरी की पूरी, मतलब कि पूरी की पूरी जो है ना एवेंजर्स को ख़त्म कर चुका है। और जब वो जेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर बना था, तब डॉक्टर स्ट्रेंथ ने खुद कहा था कि घोस्ट राइडर की पावर उसे गॉड लाइक बनाती है। उसकी पावर लिमिटलेस, बाउंडलेस और इन्फिनाइट है। और इस वजह से जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होता है उसे भी, वो उसे मना कर देता है, उस जो होता है ना डेमन उसे। और घोस्ट राइडर कहता है, जॉनी ब्लेस घोस्ट राइडर होता है, इसलिए वो कहता है डॉक्टर स्ट्रेंथ को कि ओह डॉक्टर स्ट्रेंथ, तुम दोबारा मिल गए मेरे दोस्त। फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ कहते हैं कि हाँ हम दोबारा मिल गए जॉनी ब्लेस। फिर जो जॉनी ब्लेस होता है ना, वो ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करते हुए अपनी चेन निकालता है और उस चेन से उस पूरे के पूरे जो डेविल होता है ना, उसे जलाकर राख कर देता है। और ये सब कुछ देख रहा होता है मित्सु ये देख के पूरी तरह से, भाई मित्सु की तो फट जाती है, इतनी ज़्यादा फट जाती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो उस चीज़ को देख के ही डर जाता है। घोस्ट राइडर की, मतलब कि उसने अपनी चैन से ही सिर्फ उस डेमन को जलाकर राख कर दिया। राख मतलब कि उसकी राख भी नहीं बची, उसे जलाकर राख, मतलब कि कुछ भी नहीं बचा उसका एक अंग भी नहीं बचा उसके शरीर का। और ये देख के मित्सु और भी ज़्यादा डर जाता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ को थोड़ा आभास होता है कि यहाँ पे और भी कोई है। और फिर वो मित्सुओ को देखते हैं और मित्सुओ तो और भी ज़्यादा डर जाता है। और जो घोस्ट राइडर है वो मित्सुओ की तरफ आता है और उंगली करता है और कहता है इनोसेंट। और ऐसा कह के वो अपनी बाइक में बैठ के चला जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंथ कहते हैं कि लगता है कि तुम इनोसेंट हो, इसलिए उसने तुम्हें जाने दिया। फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ अपने मैजिक की मदद से जो मित्सु होता है ना, उसे ऑब्जर्वर कर रहे होते कि वो कौन है और कहाँ से आया है और वो हवा में कैसे उड़ पा रहा है। इसलिए उसे पता चलता है कि मित्सु बहुत ही नेक दिल और साफ दिल का बच्चा है। वो कहते हैं कि वाह तुम तो बहुत ही अच्छे नेक दिल और साफ दिल के बच्चे हो। फिर मित्सु कहता है कि हाँ, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कोई बुराई नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं। और ये सुन के डॉक्टर स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें मेरे शहर को घुमाता हूँ। और फिर वो परमैन को ले जाके उसके शहर घुमाने ले चलते हैं और वो उसे पूरा शहर घुमाते हैं। यहाँ तक कि वो उसे कोल्ड ड्रिंक सारा खाना, मतलब कि उसे देते हैं और खिलाते हैं। और वो सब कुछ पूरा दिन मित्सुओ का बहुत ही अच्छा जाता है। फिर मित्सुओ कहता है कि मैं इस तरह से, एक पोर्टल खुल गई थी ब्लू कलर की, और इस तरह से मैं यहाँ पे आ चुका था।
फिर जो होते हैं ना डॉक्टर स्ट्रेंथ, वो कहता है कि अच्छा ये बात है। तो डॉक्टर मित्सो रोने लगता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरे मॉम डैड के पास पहुंचा जाओ, प्लीज़ मुझे मेरे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हें ठीक है पहुंचा देता हूँ तुम्हारे मॉम डैड के पास। फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होते हैं ना, वो अपने मैजिक की मदद से एक पोर्टल को क्रिएट करते हैं और उस पोर्टल के अंदर मित्सो को भेज देते हैं और मित्सो दोबारा वापस अपने ही रियालम में आ जाता है। और मित्सो ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंथ ने एक और बात कही थी कि तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तब तुम मुझे बुलाना, तब मैं आऊँगा। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंथ को फ्यूचर मतलब कि भविष्य का आगात हो चुका था कि भविष्य में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में पता चल चुका था। फिर मित्सो पूछता है कि लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंथ ऐसा कुछ मतलब कि बहाना मारते हैं और मित्सो मान जाता है और अपने रियालम में वापस आ जाता है। और मित्सो खुश होता है कि वाह मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। मित्सो इतना ज़्यादा खुश था ना कि मत पूछो बात। और फिर वो अपने घर चला जाता है और अपने रोबोट से इतने अच्छे से बात करता है और वो सब कुछ उसके मॉम डैड से भी बहुत ही अच्छे से बात करता है। वो फिर मित्सो को सोचता है कि क्या मैं ये सब कुछ अपने रोबोट को बता दूँ, पाको को बता दूँ या अपने दोस्तों को बता दूँ। फिर मित्सो सोचता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे किसी को नहीं बताना है और बताऊंगा फिर भी कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मित्सो किसी को भी नहीं बताता। और वो जो मोमोस होता है वो वापस आ चुका था। हाँ जी हाँ गाइस, मोमोस वापस आ चुका था और उसने बर्ड प्लेनेट को चेतावनी दे दी थी कि मैं वापस आ चुका हूँ, लड़ाई लड़नी है तो तैयार हो जाओ, तुम में जितनी भी हिम्मत है सारी आजमा लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो अब। और ये सुन के तो भाई बर्ड प्लेनेट को उसका पुराना बहुत ही दर्दनाक इतिहास याद आता है, जिसके अंदर वो खून की नदियाँ तक बह चुकी थी, वैसी लड़ाई याद आती है और सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब लोगों के दिल के अंदर खौफ होता है, सबकी आंखों में खौफ होता है। और बर्ड प्लेनेट के चीफ ये आदेश देते हैं कि सारी की सारी आर्मी को कलेक्ट किया जाए, कैसे भी तरह से सारी आर्मी को कलेक्ट किया जाए और हमारे उस शख्स को भी पहचाना जाए जो कि इस गोल्डन सेट का हकदार है, जो कि मोमोस के खिलाफ लड़ सकता है। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें काबिल परमैन को ढूंढना पड़ेगा। तुम ये सब लोग बर्ड प्लेनेट पे लाने का तो किसी को समय नहीं है अब। अगर बर्ड प्लेनेट पे लाए, ट्रेनिंग वेनिंग दी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो तुम लोग एक काम करो, अपने ही प्लेनेट पे सारे बर्डमैन खुद ही सारे परमैन्स को ट्रेनिंग दो और उनके अंदर से ही एक परमैन उन पे नज़र रखी जाएगी और उनके अंदर से ही एक परमैन को चुना जाएगा जो कि गोल्डन सेक्ट का हकदार होगा। सो यही सब सारा संदेशा लेके बर्ड प्लेनेट से पृथ्वी पे आ जाते हैं और चारों परमैन को बुलाते हैं और चारों परमैन को ये पूरा इतिहास और इस बारे में बताते हैं और चारों के चारों डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर मोमोस ने पूरे यूनिवर्स पे कब्जा कर लिया तब क्या होगा। सो बर्डमैन और बाकी के सारे बर्डमैन अलग अलग प्लेनेट पे और अलग अलग मेगाटोपिया वो सब कुछ तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उस सारे प्लैनेट्स पे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है अलग अलग आर्मी की, अलग अलग परमैन्स की, अलग अलग बर्डमैन्स की। और यहाँ पे बर्ड प्लैनेट पे भी सोल्जर्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और पृथ्वी पे भी उन चारों परमैन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। परमैन ठीक से कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे करके बर्डमैन उसे बेसिक से लेके हाई लेवल तक
सब कुछ धीरे धीरे सिखा रहे होते। वो धीरे धीरे मजबूत बन रहा होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा होता है कि क्या ही बताए गाइस। सो अब वो दिन आ चुका था जब मोमोस लड़ाई के लिए आने वाला था। किसी को नहीं पता था कि मोमोस कौन से प्लेनेट पे आएगा, और मोमोस आ जाता है और वो पृथ्वी पे आ जाता है। असल में मोमोस की आर्मी आती है और पूरे बर्ड प्लेनेट को चेतावनी मिल चुकी थी कि मोमोस पृथ्वी पे आ चुका है, और मोमोस वेट कर रहा होता है बर्डमैन और बाकी प्लेनेट की आर्मी का। और सारे प्लेनेट की आर्मी और बर्ड प्लेनेट की भी आर्मी पृथ्वी पे आ जाती है, और सारे पृथ्वी के लोग डरे हुए थे मोमोस के इस संदेशे से, मतलब कि इस नज़रिए से बहुत ही डरे हुए थे। और बर्डमैन जो होते हैं वो पृथ्वी के सारे लोगों से कहते हैं कि डरो मत, मैं वो हूँ जिसने परमैंस को बनाया है, और मैं तुम लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। अगर ये मोमोस लड़ाई जीत गया तो फिर ये पूरे यूनिवर्स पे राज करेगा और हम सबको इसकी गुलामी करनी पड़ेगी।